नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। नेता प्रतिपक्ष की कमान जयराम ठाकुर के हाथों में आ गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला किया गया है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगले 5 साल के लिए बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। और शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। नाम तो कई भी चल रहे थे, लेकिन फैसला हुआ है जयराम ठाकुर के नाम पर। क्या कुछ आखिरकार ऐसी वजहें रहीं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जयराम ठाकुर जो हैं पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और उससे पहले भी कई अहम पदों में जो है वो संगठन के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ऐसे में ये माना जा रहा था क्योंकि भारी भरकम जीत उनकी हुई है। बेशक पार्टी जो है उसको हार का सामना करना पड़ा हो, ये बताया जा रहा है कि करीब करीब जो मार्जिन है, वोट मार्जिन जो है वो 33,000 वोटों से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इकलौते ऐसे विधायक के तौर पर जो है जयराम ठाकुर हैं जिन्होंने 38,000 के मार्जिन से जो है वो यहाँ पर जीत हासिल की है। बड़ा मार्जिन है और पहले से ही माना जा रहा था क्योंकि 3 बड़े नेताओं के नाम जो है वो यहाँ पर इस दौड़ में चल रहे थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। सबसे पहले जयराम ठाकुर का नाम सबसे पहले नंबर पर था। दूसरा सतपाल सिंह सत्ती, जो कि अभी विधायक जो हैं वो बने हैं। इससे पहले पूर्व में 3 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई अहम पदों पर जो है तो जिम्मेवारी का निर्वहन यहाँ पर कर चुके हैं। इनके अलावा जो पूर्व स्पीकर थे विपिन परमार, उनका नाम जो है वो भी आगे चल रहा था। तो ऐसे में अब हाईकमान की तरफ से ऑब्जर्वर्स जो है वो यहाँ पर आए और आज विधायक दल की बैठक जो है वो भाजपा की पीटर हॉफ में हुई और उसके बाद सहमति जो है, सर्वसहमति के साथ ये निर्णय यहाँ पर लिया गया। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आने वाले दिनों में जो नेता प्रतिपक्ष का अगर चयन यहाँ पर सही तौर पर किया जा सकता है तो एक तो सदन के भीतर किस तरह से सरकार के निर्णयों को जो है वो देखा जा सकता है, किस तरह से वहां पर जो है तमाम चीजें रह सकती है, इसको लेकर भी एक पहलू जो है वो जरूर रहता है। तेज तर्रार नेता की तलाश जो है वो यहाँ पर थी। कुल मिलाकर अब फैसला इस बात पर हुआ है कि जयराम ठाकुर ही वो नेता होंगे जिन्हें विधायक दल ने, भाजपा विधायक दल ने अपना नेता यहाँ पर चुना है और अगले 5 साल तक उन्हीं के सानिध्य में जो है ये नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है वो काम करेंगे। और क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, दूसरा पहलू ये भी है कि अब 2024 की जो तैयारी है, क्योंकि तब भी जो लोकसभा के चुनाव यहाँ पर होने हैं उसके अंदर भी भाजपा की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और अगर नेता प्रतिपक्ष का चयन ठीक तरीके से होता है तो निश्चित रूप से उसका असर जो है वो 2024 पर भी देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में क्या ऐसे मुद्दे रह सकते हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है किस तरह से उतरना है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि सुक्खू सरकार के कामकाज संभालने के बाद से लगातार बड़े संस्थानों को डी नोटिफाई करना एक बड़ा पहलू है, इसे देखा जा रहा है। और ऐसे में भाजपा पूरी रणनीति यहाँ पर बनाएगी जी, सदन के भीतर किस तरह से जो है इन तमाम मसलों को उठाना है और सदन के बाहर भी किस तरह से उठाना है। आज कई मायनों में अहम दिन इसलिए भी था, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष का चयन करना और उसके तुरंत बाद पूरी की पूरी भाजपा जो है बड़े नेताओं के साथ आज राज्यपाल के पास वहां पहुंची है और एक ज्ञापन जो है इसी बाबत दिया जा रहा है कि बदले की भावना से सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। अब विकास जी, कहीं ना कहीं जो सरकार को भारतीय जनता पार्टी घेरती नजर आ रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं अब एक धार और एक अब नेतृत्व भी दिखाई देगा। लेकिन जयराम ठाकुर के नाम के पीछे एक और बड़ी वजह जो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है वो ये भी है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हुए, मंडी जिले की अगर बात करें तो 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक तरह से इनाम भी कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर को मिला है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो देखना बेहद जरूरी था और परफॉर्मेंस के आधार पर ही नेता प्रतिपक्ष का चयन यहाँ पर किया जाना था। हर लिहाज से फिट जो है वो जयराम ठाकुर ही यहाँ पर उनको माना जा रहा था। भारी भरकम जीत के साथ जिला मंडी को भी एक सीट सिर्फ जो है वो उनको गंवानी पड़ी, नहीं तो पूरी तरह से जो मंडी सदर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 9 की 9 सीटें जो है वो भाजपा के कब्जे में जो है वो बिल्कुल विकास जी। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आखिरकार जो जयराम ठाकुर का नाम है उसे मंजूरी मिली है तमाम विधायकों की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करेंगे अगली जानकारी का। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश लौट चुके हैं। ओपीएस को लेकर सीएम सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है।
पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू होगा। एक बार फिर उन्होंने दोहराया इस बात को। जिस तरह से दफ्तरों को डिनोटिफाई किया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि संस्थाओं के लिए सरकार के पास नहीं है बजट। राजनीतिक तरीके से ये तमाम कार्यालय जयराम ठाकुर की सरकार के दौरान खोले गए थे आखिर के कुछ महीनों में। तो बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया से रूबरू हुए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी अमलावर हो तो अच्छी बात है। चाइना के बारे में आपका डायलॉग चल रहा है, बातचीत चल रही है, जो वहाँ जा तो कोई सकता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से हम चाहेंगे कि आप जो प्रदेश हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है और जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके प्रति हमलावर होंगे तो देश का भला होगा। आपने फैसले निरस्त कर दिए पुरानी सरकार के, वो खासे नाराज हैं। 6 महीने में 600 कार्यालय खोल दिए गए, 600 कार्यालय, और उनके लिए बजट नहीं है। 3000 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया गया, ना कर्मचारी है। तो मात्र 6 महीने में आप 600 कर्मचारियों के लिए 600 कार्यालय खोल देंगे तो दूसरे जो कार्यालय वो भी तो उनको भी तो नुकसान पहुंचेगा। तो हमने कहा कि जहां जरूरत है उसको खोलेंगे। उन्होंने राजनीतिक तरीके से खोले थे कि सोचा था चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कार्यालय खोले थे और चुनाव जीतने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कार्यालय खोलना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी हार गए। तो जनता ने नकार दिया ना कि तो आपके कार्यालय खोलने से भी हम संतुष्ट नहीं है, आप हारे क्यों। इस दृष्टि को देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है हिमाचल प्रदेश, वहां चुनाव हारे हैं। तो सीएम सुक्खू को आपने सुना। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, लगातार क्वारंटीन पीरियड में थे सीएम सुक्खू, और लेकिन जिस तरह से मीडिया से रूबरू हुए एक बार फिर बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है, चाहे बात डिनोटिफाई करने को लेकर हो तमाम दफ्तरों को या फिर अन्य मुद्दे। देखिए बिल्कुल दिल्ली दौरे पर थे मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो है कोविड हो गया था, और लेकिन उसके बावजूद लगातार वो काम जो है करते हुए नजर आ रहे थे। और आज क्वारंटाइन से बाहर निकले हैं, मीडिया से बातचीत की है और एक बड़ा बयान दिया है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि पहली जो कैबिनेट है उसमें ही जो है ये लागू जो है होता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ा बयान सीएम सुक्खू की तरफ से निकलकर सामने आया। इसको लेकर हम लगातार सीएम सुक्खू से बातचीत भी करते थे। वो कहते थे कि जल्द जब कैबिनेट बुलाई जाएगी तो ये जो है चीजें होती भी जो है नजर आएगी। लेकिन जब हम ये पूछते थे कि जब पैसा इन चीजों के लिए कहाँ पे आता हुआ जो है नजर आएगा, उसको लेकर वो कहते थे कि वो हमारी सरकार का काम है, हम कैसे जो है पैसा निकालते हुए जो है नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि दूसरे मसले को लेकर जब संस्थानों के डिनोटिफाई करने के मसले को लेकर सीएम सुक्खू से बातचीत की गई, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर भी नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि सरकार पर जो अतिरिक्त बोझ है वो इनके कारण जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। यानी एक मैनेजमेंट करने की कोशिश जो है वो हिमाचल सरकार की तरफ से जो है की जा रही है कि कहाँ से जो है पैसा बचाया जा सकता है और उस पैसे का किस तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिलहाल सीएम सुक्खू जो है क्वारंटाइन पीरियड से बाहर आ गए और आज जो है वो शिमला वापस पहुंचते हुए भी नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम सुक्खू ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए। लगातार कई मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उधर हिमाचल में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक के चलते स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना के प्रति एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड से बचाव के लिए कर्मचारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की जा रही ताकि अब आने वाली बीमारी से निपटा जा सके। सीएमओ ने यह भी बताया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के साथ साथ रैपिड टेस्ट की संख्या को बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए हैं। हमारी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो 60 to 70% लोगों को आ गई है। चाइना में इसलिए बुरा हाल है कि वहाँ पे 15 से 20% लोगों में ही इम्यूनिटी आ पाई है। हमारा वैक्सीनेशन जो बहुत इफेक्टिव रहा है इंडिया में और हिमाचल में और हमीरपुर में भी। तो लेकिन फिर भी हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। हमारी बेड ऑक्यूपेंस के लिए वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन जो हमारे वहाँ सिलेंडर वो सफिशिएंट अमाउंट में है और सभी बीएमओ को कहा गया कि ऑक्सीजन स्टॉक्स जो हैं, बेड जो हैं उनको रेडीनेस पे रखें। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में उनको भी रेडीनेस पे रखें और इस तरह के वो एक ड्रिल कर लें पहले कि इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसका ड्रिल भी इसके लिए कर लें। तो आर.के. अग्निहोत्री सीएमओ को आपने सुना किस तरह से तमाम जानकारियां देते हुए, और खुद हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर।
नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, दुनिया भर की बात करें, चाइना में जिस तरह के हालात बने हुए, बेहद ही भयावह स्थिति वहां की, यूरोप के देशों में भी काफी ज्यादा कोरोना कहीं ना कहीं कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारत में अभी स्थिति वैसी नहीं है, काफी कुछ कंट्रोल में है, मामले भी बेहद कम स्पीड से बढ़ रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों को देखें तो किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है हम लोगों को अभी? जी आपने सही कहा। इस वक्त ग्लोबली देखें तो लगभग 5 से 6 लाख केसेस लगभग डेली हो रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। और भारतवर्ष में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से स्टेट के साथ मीटिंग की गई थी। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे माननीय जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी जी है, 3 दिन पहले उनके साथ सभी CMO की और मेडिकल सुप्रीम मेडिकल कॉलेज के साथ 2 घंटे की बैठक हुई ऑनलाइन। और इसमें जो केंद्र सरकार के और हिमाचल प्रदेश सरकार के उन्हीं को पूरा तरह लागू करने के लिए कहा गया। और उस सिलसिले में सबसे पहला ये था कि जो टेस्टिंग है उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत निम्न स्तर पे आ गई है आजकल टेस्टिंग जी थी और लोगों ने भी टेस्ट कराने की थोड़ी हिचकिचाहट है। तो यही निर्देश किया कि जो भी इस तरह का पेशेंट है, ILI का फीवर, गले में दर्द, बॉडी एक्स और कोविड की तरह के सिम्टम्स थे, उसका RT-PCR टेस्ट किया जाए, ना कि रैपिड टेस्ट किया जाए। और जो लोग इसमें पॉजिटिव आते हैं उनका फिर जीन सिक्वेंसी भी की जाए सभी केसेस की, ताकि पता लग सके कि कौन सी स्ट्रेन जो है वो इस वक्त आ रही है कम्युनिटी में। RK अग्निहोत्री जी, अगर हिमाचल के संदर्भ में आपसे समझना चाहें तो जिस तरह से 25 तारीख आ जाए, क्रिसमस का डे है, आने वाले समय में नए साल के मौके को मनाने के लिए काफी संख्या में दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं और भारी संख्या में जमावड़ा कहीं ना कहीं रहता है। इन चीजों को देखें तो कितना जरूरी है एहतियात बरतना, और खास तौर पर हिमाचल में क्या तैयारियां की जा रही हैं अभी? जी आपने बहुत सही कहा, क्योंकि टेस्टिंग के साथ ट्रैकिंग, उनके ट्रीटमेंट के साथ और जो कोविड ऑपरेशन देख रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिसमें कि पहला ये कि मास्किंग सबसे जरूरी है। मास्क लगाना अब शुरू करते हैं सभी जगह। उसके बाद जो है अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको होम आइसोलेशन पे रखें। और जहाँ गैदरिंग हो रही है, गैदरिंग में जो कोविड की प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से उसका निर्वहन किया जाए, लोग ज्यादा इकट्ठे ना हों जी। और हैंड सैनिटाइजेशन पे खास ध्यान रखा जाए। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बहुत जरूरी है। हमारे सभी जो इंस्टीट्यूशन हैं सभी जगह पे हमने ये निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, हमारे प्लांट जो ऑक्सीजन के वो भी लगे हैं। और उसके साथ साथ हर जगह, हर PSC सब सेंटर लेवल तक हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। हर बेड के साथ 2 सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेशन की तैयारी कर दी गई है। और इसके साथ ही मंगल या बुधवार को 2 दिन बाद इसकी मॉक ड्रिल के लिए भी कहा गया कि जहाँ भी ये जो हमारे ब्लॉक लेवल है वहां से एक मॉक ड्रिल भी इसके बारे में की जाए। सर मेरा एक सवाल और है, जिस तरह से देश ने सेकंड लहर को देखा कोरोना की, और उससे पहले की लहर की बात करें, या फिर जिस तरह से बीते साल कोरोना की वजह से देश में भी स्थिति कहीं ना कहीं भयावह हो गई थी, और जब अब मामले कम हैं, हालात सुधर चुके हैं, लेकिन जब लोगों को सुनाई पड़ता है कि दुनिया में इस वक्त कोरोना का खतरा है तो कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति जरूर क्रिएट हो जाती है। उन लोगों से आप क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे कि क्या अभी घबराने की जरूरत है, लोगों को किस तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए अभी? देखिए भारतवर्ष में जैसा वो कम्युनिटी जो इम्यूनिटी है इस वक्त वो 60 से 70% जो कोहर्ट इम्यूनिटी आ गई है वैक्सीनेशन की वजह से, इसलिए यहाँ पे खतरा कम है। और बाकी जगह की तरह यहाँ पे इस तरह के जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है लोगों में हो रहे थे कोरोना, फिर उतना गंभीर रूप से नहीं हो रहा है। ये इसी कारण है कि हमारी जो कोहर्ट इम्यूनिटी है भारतवर्ष में 60 से 70% है, जबकि चाइना में लगभग 15% के करीब ही वहाँ पे इम्यूनिटी बन पाई है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा केसेज हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का अभी भी रहा है कि जिसमें 3rd डोज जहाँ पे नहीं लगी है तो वैक्सीनेशन भी हम करवा लें, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत बहुत है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्किंग, सैनिटाइजेशन और अब गैदरिंग को अवॉइड करें और वैक्सीनेशन, ये 4 चीजों पे हम करें। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो जरूर 5 दिन कम से कम घर में जो है वो आइसोलेशन पे रहे और उसके जो कॉन्टैक्ट है वो भी टेस्ट करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया RK अग्निहोत्री जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर, हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी और लोगों को किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए। चूंकि दुनिया भर में मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि देश में स्थिति कंट्रोल में है, मामले जरूर बढ़ रहे हैं चूंकि अब जो टेस्ट हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है और इस वजह से कहीं ना कहीं मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, लापरवाही ना बरतें।
वहीं हमीरपुर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर शहर के वार्ड नंबर 7 में आवारा कुत्तों ने 6 साल की बच्ची को निशाना बनाया। कुत्ते के हमले से बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि बच्ची को स्कूल जाते वक्त कुत्तों ने काटा है और परिवार पर इलाज करवाने के पैसे भी नहीं हैं। बच्ची की मां ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बीते दिनों हमीरपुर में आवारा कुत्तों के झुंड ने 3 साल की बच्ची की जान ले ली थी। वहीं प्रशासन ने मामले पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मेरा लड़की को ना जाते थे पढ़ने के लिए ना, तो कुत्ता काट लिया था इसका। 8:30 बजे निकलते थे इसको जाने के लिए। स्कूल जा रही थी और इसके ऊपर कुत्ते झपट पड़े और ये चीखती हुई पुकारती हुई लड़की, और फिर इसकी माँ दौड़ कर गई तो उसको कुत्ते से छुड़वाया और कुत्ता फिर भी इसके पीछे भाग रहा था। वहीं मनाली में नए साल को लेकर पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। शहर के होटलों में पर्यटकों को लेकर विशेष तरह के इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता कमलेश बोध ने दूसरे राज्यों से आए सैलानियों और होटल मालिकों से सीजन के इंतजामात को लेकर खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। व न्यू ईयर के लिए पर्यटन नगरी मनाली पूरी तरह से सज चुकी है। फिलहाल हम हैं टूरिज्म के होटल कुंजुम में, जहां पे देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है कुंजुम होटल को पर्यटन विभाग द्वारा सजाया गया है। यहाँ पे जो है तमाम तरह के जो है इंतजामात किए गए। आपको दिखाना चाहेंगे जो क्रिसमस ट्री जो है, क्रिसमस ट्री भी सज चुका है, और जो शाम को जो है इनका जो क्लब हाउस है वहाँ पे जो है पार्टी अरेंज की गई है। वहाँ पे पार्टी होगी और साथ ही साथ जो है पर्यटन नगरी मनाली में क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। हर रोज हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है होटलर एसोसिएशन मनाली के प्रधान मुकेश ठाकुर। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं। मुकेश जी, ये बताइए कि लगातार सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो होटलर एसोसिएशन है ऐसे में कितना तैयार है? जो क्रिसमस आ रहा है कल और उसके बाद जो है नया साल आ रहा है, तो ऐसे में कितना तैयार है होटलर एसोसिएशन मनाली और किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं सैलानियों के लिए? सबसे पहले तो सैलानी जो यहाँ पर हिमाचल व मनाली आना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो आए और इस बार अपना क्रिसमस और न्यू ईयर मनाली में सेलिब्रेट करें। हमारे पास न्यू डेस्टिनेशंस वगैरह बहुत सारे खुल चुके हैं। जैसे आपने कहा कि क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं इस बार, सिसु, रोहतांग टनल और आपका सोलंग एरिया, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो नए खुले हुए हैं जहाँ की बर्फ़ का आप बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में रही होटलों की तैयारियाँ, होटलों में पूरी तरह से तैयारियाँ हो गई है, पूरी हीटिंग की तैयारियाँ हो गई है। लोगों ने अपने कंबल, रज़ाई वगैरह सब नए तरीके से फिर से लगा दिए हैं। और आपका फूड, गर्म कपड़े विंटर्स को नज़र में रखते हुए, और डीजे हो गया, आपका सॉन्ग्स हो गए, कई तरह के कॉम्पिटिशन्स हो गए होटलों में, वो सारे अरेंज किए हैं ताकि जो भी सैलानी आपके मनाली आते हैं उनको किसी भी तरह का कोई असुविधा ना हो और वो फुल एंजॉय करके मनाली से। ऑक्यूपेंसी किस तरह की रह रही, किस तरह की जो बुकिंग्स है वो जो है तमाम होटलों में आ रही है? देखिए, मैंने मेजॉरिटी काफ़ी होटलों से बात की और काफ़ी अपने लोगों से भी बात की जो कि होटल बिजनेस रन करते हैं। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर जो मनाली का है वो लगभग पैक रहने वाला है। तो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पर्यटन नगरी और अपने जो त्योहार हैं उन्हें मना रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।